एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशंस और लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना सीख लिया था। और अगर हमें कोई सॉल्यूशन गिवन हो तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमने उसका मेथड लास्ट लेक्चर तक सीख लिया। और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आने वाला है जिसमें हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो फिर लास्ट लेक्चर भी तो यही था नहीं, उसमें हमें इक्वेशन जो है सॉल्यूशन की वो गिवन होती थी, वो बस वेरीफाई करनी होती थी कि उसकी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्यूशन हमें खुद फाइंड करना होगा। समझे बात को कि हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा वो सीखने वाले हैं। और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। तो उससे पहले एक बात और सुन लो, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशंस हैं। ये क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जिसमें ओनली मतलब जो हायर ऑर्डर होगा वो 1 टाइम होगा, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होगा वो 1 प्रेजेंट होगा, और उसकी होल पावर भी 1 होगी, उसको फर्स्ट डिग्री बोल देंगे। तो यहाँ चेक करो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी फंक्शन है जैसे f x, y, इसका क्या मीनिंग है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। x और y मिक्स होके भी आ सकते हैं, या कोई एक सिंगल फंक्शन भी आ सकता है x की फॉर्म में या y की फॉर्म में, कुछ भी हो इनमें से। इधर dy बाई डी एक्स है, मतलब यहां पर जो ऑर्डर है इसका वो 1 है, और इसकी होल पावर भी 1 है, मतलब इसकी डिग्री भी 1 है। याद आ गया आप लोगों को। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 ऑर्डर होगा और 1 ही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया आपके सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, तो वो हम रीड करने वाले हैं। पहले ऐसा करते हैं, सिर्फ नेम देख लेते हैं, फिर एक एक करके उनको डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सेकंड नंबर, पहले नेम सुन लो एक बार, होमोजेनियस, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस। थर्ड नंबर इज लीनियर, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस एंड लीनियर। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और ये बहुत इजी है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, मुझे सिखाना भी नहीं पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या है, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अलग, राइट हैंड साइड में अलग। कौन से वेरिएबल, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। मोस्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्स वाई ज़्यादा चलते हैं, तो एक्स वाले अलग और वाई वाले अलग। अगर ऐसा हो गया, देखो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, वो पढ़ा था ना आपने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, है ना। तो हर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जिनमें हो जाएंगे उसमें ये वाला मेथड लग जाएगा। तो अब मैं इसकी कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इतना नोट करो। ओके, अब जो फर्स्ट मेथड है वीएस मेथड, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसका क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, दोनों में डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले आप ये चेक करो कि यहाँ एक वर्ड है जनरल सॉल्यूशन, ये अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस भी नहीं किया, इसको क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो सुन लो, वो आपको वैसे पहले से पता है, फिर भी सुन लो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम वहां से डेरिवेटिव को रिमूव कर दें, डेरिवेटिव रिमूव कर दें, तो जो आंसर आएगा या जो इक्वेशन आएगी उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यानी आपको डेरिवेटिव रिमूव करके सिंपल एक्स वाई में एक इक्वेशन निकालनी है, वो इसका सॉल्यूशन है। अब वो कैसे होगा, ये भी आपके माइंड में अब तक आ जाना चाहिए कि सर आप कह रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव जो है उसको हटाना है, और डेरिवेटिव अगर कभी भी हटाना हो तो यस हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि उल्टा पुल्टा है ना एक दूसरे का। डेरिवेटिव को हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को हटाना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
सही है इतना। जैसे अंडर रूट को हटाना है तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर हटाना है तो रूट लेते हैं। याद आया? तो कभी भी रिवर्स प्रोसेस लगाते हो ना, वो सिंबल वहां से हट जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन तो इसका करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम इस तरह से सेट कर लें कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, एक्स अलग वाई अलग। तो वो चेक करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पार्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब सुनो, यस इधर ध्यान दो। देखो इस साइड है ना सिर्फ x वेरिएबल है और इस साइड y भी आ रहा है x भी आ रहा है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कंप्लीट अलग अलग हो जाना चाहिए, x बिल्कुल अलग y बिल्कुल अलग। तो हम इसमें से dy को इधर ही छोड़ देते हैं, dx को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा कई बच्चों को लगता है सर ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये dx उधर मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? अब ध्यान से सुन लेना। एक्चुअल में इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया, तो उसके अंदर आपने एरिया वाला टॉपिक पढ़ा था, याद है आप लोगों को? उसमें आप क्या करते थे, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई यूज करते थे। वो जो डी एक्स या डी वाई होता था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स की विड्थ को, याद है? तो वो बहुत स्मॉल लेंथ होती है, अप्रॉक्सीमेट टेंड्स टू जीरो होती है, ठीक है, 0.00001 या उससे भी छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो dy है या जो dx है ये बहुत स्मॉल सी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी सी, ठीक है, 0.00001 या उससे भी छोटी। उस कंडीशन में हम इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, याद रहेगी ये बात। लेकिन आपको इतनी डिटेल लिखनी नहीं है, बस आपको तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करना है। ओके अच्छा, अब आप चेक करो, वेरिएबल अलग अलग हो गए, y अलग x अलग। अब आपका एक ही काम है, आप इंटीग्रेशन कर दो। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, कुछ मत लिख देना। क्यों? आप देखो जब इधर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन dy आएगा और इधर इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स आएगा। सही बात है। तो ऑटोमेटिकली इधर dy है और इधर dx है, तो इधर y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा और इधर x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, बस इतना सा हम लिख देंगे, ठीक है। अब सुनो आगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यस यहां 1 है, 1 का, अच्छा ऐसा करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इसका इंटीग्रेशन सोचना, ही थोड़ा बड़ा है, वो तो जल्दी हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला, याद है, बहुत बार करवाया था। 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 डी एक्स। सही है, नोट करो इतना। अच्छा इसके बाद 2 से 2 कैंसल, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और इधर क्या आएगा, साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर, यस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अब देखो इस चैप्टर से पहले फिर वही बात है, इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फटाफट से माइंड में आना चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। यहां बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, और इनडेफिनेट वाला पार्ट यूज होने वाला है सारा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मत लिख देना, यहां y के रिस्पेक्ट है, सही है। तो उससे पहले ये बताओगे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का कैसे करते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, वो तो नहीं था, कुछ और। तो उससे पहले ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था इंटीग्रेशन में, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का करना है तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्लियर है? यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अच्छा कुछ बच्चों को लगता है सर इतनी देर से इसको लटकाते आ रहे हो, इसको वहीं कर देते, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आराम से सुनो पूरी बात को। देखो यहां पर इंटीग्रेशन, देखो यहां 1 है ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट होता तो x हो जाता। अब सेक्स के एक्स बाई 2 का बहुत ईजी है, ये आपको भी आता होगा, यस बिल्कुल सही, टेन एक्स बाई 2, और माइनस में करने से पहले कुछ बच्चों को याद आ गया, सर आप गलती कर रहे हो। मैंने आपको गारंटी दी थी इंटीग्रेशन के अंदर कि ये मिस्टेक है ना बहुत सारे बच्चों से होती है, याद है वो गारंटी वाली गलती, क्या x का कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड में आता है,
याद तो है ना, भूल तो नहीं गए। -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं लगा सर यहाँ इंटीग्रेशन किया प्लस में c नहीं लगाया, बिल्कुल लगेगा। अब ध्यान से सुनो, इधर अलग से c और इधर अलग से c मत लगा देना, दोनों जगह सेम कांस्टेंट थोड़ा आएगा, हमें थोड़ा पता है कहीं c से c कट करके आ जाओ। यहां अलग से c1 आना चाहिए, यहां अलग से c2 आना चाहिए, तो वो एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो c2 माइनस c1 हो जाएगा, जैसे वो c बन जाएगा। तो इसीलिए ना कभी भी इस तरह से अलग अलग साइड आप इंटीग्रेशन करो तो आप दोनों तरफ कांस्टेंट लगाओ ही मत, आप एक तरफ ही लगा दो। तो मैं यहां प्लस में c लिख रहा हूं, समझ गए क्या मेरी बात? अगर आप उधर c लिखोगे प्लस में तो भी कुछ नहीं होता, तो भी सही है। अगर आप उधर अलग से c1 लगाते हो, इधर अलग से c2 लगाते हो तो भी सही है, ठीक है, बाद में उसको c कर देना। अच्छा, ये 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा, 2tan x/2 माइनस x प्लस c। कुछ समझ आया? ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया और इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल वर्ड क्यों है वो भी बता देता हूं। अच्छा, ये कैसे पता ये सॉल्यूशन है? मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन वो होगा जिसमें ये डेरिवेटिव गायब हो जाए। आप इसमें चेक करो, ना तो कहीं dy है ना कहीं dx है, ठीक है। तो नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जाकर ये कंप्लीट खत्म होता है। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोला वो नहीं बताया, वो बता रहा हूं। देखो यहां पर ये जो c है ना, एक्चुअल में ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे 1, 2, 1.5, √2, π/4, π/3, -2, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ मर्जी, कोई रियल नंबर। इसका मतलब इसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि वैल्यूज इसकी बहुत सारी प्रेजेंट है। जनरलाइज करेंगे इसको तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, है ना, वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर इसमें c की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल जाए तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। सुन रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ c की एक कोई फिक्स वैल्यू मिल जाए तो इसको जनरल सॉल्यूशन ही, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। वो कैसे मिलेगी? उसके लिए क्वेश्चन में ही कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, यहां तो है नहीं। मान लो मैंने अपनी मर्जी से ही इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया आगे। मैंने आगे लिख दिया व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन y इक्वल्स टू 1, कुछ भी दे दिया, ठीक है। x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू 1 है। अब इसके लिए आपको कहा कि सॉल्यूशन निकालो, फिर इसके ऊपर जनरल वर्ड नहीं आएगा, फिर यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो ना सभी? अच्छा, अब इसमें करना क्या होगा, फिर हमें इस इक्वेशन में ये जो नंबर 1 आई है, देखो जनरल पूछे तो यहां खत्म कराना, मैं आगे क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं, कंडीशन ले रहा हूं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा एक बार इजी बना देता हूं, मैं y की वैल्यू है 0 ले लेता हूं, कुछ भी हो सकती है, मैंने एक बार ऐसा कर दिया। ये वैल्यू सारी इसमें पुट करवा दो, यस, देखो इधर, या चलो पुट करवाओ इधर, y की जगह पे 0 आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 2, 10, x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू π/2 और प्लस में c, ठीक है, समझ आ रहा है? ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, इनको उधर शिफ्ट कर दें, π/2 -2 इक्वल टू c। ये जो c की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। देखो हमें c की वैल्यू पता लग गई, एक फिक्स वैल्यू पता लग गई, यानी पर्टिकुलर वैल्यू। इसीलिए जब इसको पुट करेंगे वापस इसमें इसी में पुट करना है, y इक्वल्स टू 2tan x/2 माइनस x प्लस c की वैल्यू है π/2 -2। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात समझ आ गई अच्छे से? तो जनरल सॉल्यूशन जब भी निकालना होगा आपको कोई भी कंडीशन नहीं देंगे, आपको बस इतना छोड़ना होगा जिसमें c प्रेजेंट होगा। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा तो उसमें कंडीशन होगी जिससे हम c की वैल्यू निकालकर उसमें पुट कर देंगे। समझ गए? इसमें कहीं भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ये क्या वर्ड आ गया बेटा, ये जो c है ना,
इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की अगर वैल्यू पता हो तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो अगर मैं यहां से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो एक भी नहीं होता। खुद ही देख लो इसमें कहाँ है, नहीं है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो 1 नहीं। ये डिपेंड करेगा कि यहां पर ऑर्डर कितना था। अगर ऑर्डर 1 है तो हमें 1 टाइम इंटीग्रेशन करना है। जब हम 1 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट आएगा। अगर यहां पर ऑर्डर 2 होता, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 1 मार्क में तो पूछ ही सकते हैं, तो अगर ऑर्डर 2 होता तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी इसमें 2 आते। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम इंटीग्रेशन होता, वो हायर लेवल पे आएगा आपके लिए। 3 ऑर्डर होता तो 3 आते, 4 होता तो 4 आते। अच्छा, अगर यहां पर ऑर्डर 3 होता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, वो कभी नहीं होंगे। क्यों? पर्टिकुलर नाम का मतलब ही यही है कि उसमें फिक्स वैल्यूज ही होंगी, उसमें कोई जनरल वैल्यू नहीं होगी। मतलब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी नहीं होगा उसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? थोड़ा सा और डिटेल में अभी बात कर लेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन वही है, सिर्फ सेकंड पार्ट जो है उसको हम ट्राई करने वाले हैं, और वही बात है वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन ये मेथड तभी लगता है जब वेरिएबल सेपरेट होते हो और वो करके देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये है, इसका आंसर चेक करो। देखो सबसे पहले, अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है वो चेक करें। इसमें कहीं भी dy अपॉन डी एक्स आ ही नहीं रहा, लेकिन गौर से देखो एक्चुअल में dy अपॉन डी एक्स है। अगर हम dx से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, वो करके नहीं दिखाना आपको, आपके लिए बता रहा हूं कि यहां पर dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने हेडिंग लिखी थी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और आपके सिलेबस में भी वही है। तो यहां पर 1 1 होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें x और y मिक्स होके आ रहे हैं, इसमें भी मिक्स होके आ रहे हैं। तो पहले एक को उधर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मैं किसको लेके जाऊं, यस इसको ले जाता हूं। ये क्या पड़ा है, सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स। किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या गड़बड़ हो रही है, x और y अभी भी मिक्स हैं, अभी तक सेपरेट नहीं हुए। अब देखो ये y है, ये y है, लेकिन ये वाला x है, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। और यहां पर ये x है, ये y है, तो इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर y अपॉन में टेन वाई डी वाई। समझ आया? ये इसके डिवाइड में ये और डी वाई, ये 10x उधर ले जाते हैं, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx। आ रहा है समझ? इतना आने के बाद अब आप चेक करो, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। सही बात है, x अलग हो गया, y अलग हो गया, तो मतलब अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10y डी वाई माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन कराओ। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। यस, आप ढूंढो। अगर आपको अच्छे से याद है कि सर आपने बहुत बार करवाया था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर। याद आया कुछ? इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो अगर ऐसा है तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला इंटीग्रेशन था। यस, अब आपको याद आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट था वो लॉग एफ एक्स, मोड में वो भी। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स का मतलब है डिनोमिनेटर यानी 10 y। अच्छा, इसमें ना वैसे मोड प्रेजेंट होता है, लेकिन हम मोड है ना इसके अंदर स्टार्टिंग मत अप्लाई करो, कैलकुलेशन के बाद लिख लिया करो, या लिखो ही मत, आपके लेवल पे इसके मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, मैं एक बार सिंपल ब्रैकेट लगा रहा हूँ, गलत नहीं है, मोड लगा दोगे तो भी सही है। माइनस एज इट इज पड़ा है, ये भी डिट्टो हो गया। देखो
नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब लॉग एफ एक्स यानी कि 10x, और प्लस में क्या आएगा सी। आ रही है बात समझ में? एक नई बात और सुन लो बेटा, सारी बातें आराम से सुनना, क्योंकि अभी मेन सॉल्यूशन स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है? आगे भी इनका यूज चलता रहेगा, इसलिए इधर ध्यान दो सभी। यस, ये जो सी है ना, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, ये हमारी मर्जी से हमें लिखना होता है। तो इसमें हम एक अपना फायदा कर सकते हैं। क्या? अगर आपको ये दिख रहा हो कि बाकी सारे आंसर जैसे लॉग की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम ये वाला कांस्टेंट सी की बजाय अगर लॉग सी लिख दें तो भी सही है। पहले तो कभी किया नहीं ऐसा, तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। यहां पर हमें सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम ही तो हम निकालना सीख रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो कुछ नहीं होता, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, सेम आंसर आएगा, वो मैं चेक करा दूंगा अभी। लेकिन आपके माइंड में एक बार फिर से बिठा दूं कि हम कांस्टेंट अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि 1 लिखाओ 2 लिखाओ, वो पर्टिकुलर नहीं लिखने, ठीक है? जैसे सी लिख दिया, लॉग सी, ई पावर सी, साइन इनवर्स सी, 1/c, सी स्क्वायर, कुछ भी। तो हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जिस फॉर्म में बाकी वैल्यूज थी। तो लॉग था तो लॉग लिख दिया। समझे बात को? इतना आने के बाद वैसे तो आंसर आ गया, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। log 10y प्लस log 10x, log अगर प्लस में हो, log m प्लस log n, यस वेरी गुड, log mn हो जाएगा। mn का मतलब 10x 10y। दोबारा देख लो, इसको उधर ले जाएंगे प्लस में, तो log m प्लस log n log mn हो जाएगा। इधर इक्वल टू में क्या आएगा? log c। सही है? log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? कैंसिल नहीं करके दिखाना होता, ये कोई नंबर नहीं होते। तो क्या आएगा? 10x 10y इक्वल टू c। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म हो गया। सिंपल लग रहा है अब तो। और जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, और अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए, वो तब पता लगेगी जब कंडीशन होगी। इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, इसमें भी नहीं थी, ये भी मैंने अपनी मर्जी से लिखी थी। मैं इसको हटा ही देता हूं। अच्छा, हटाने से पहले एक बात और भी सुन लो। यस, इधर ध्यान दो। देखो कुछ ऐसी बातें जो आगे आने वाली हैं, लेकिन एक बार अभी सुन लो, फिर बाद में फिर से पढ़ लेंगे। अभी अभी हमने क्या लिखा था? व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन y इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ था। इसको मैथमेटिकली हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से देखना, y ब्रैकेट में π/2 इक्वल्स टू 0। ये आपके लिए नई बात है, ध्यान से देखो, y ब्रैकेट में π/2 इक्वल्स टू 0। अब ये मत समझ लेना मल्टीप्लाई में, इसका मीनिंग होता है y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/2। इसके जो ब्रैकेट में आ गया ना, ये x है, जैसे वो लिखते हो ना फंक्शन fx, ठीक है? तो इसमें जो x है वो एक्चुअल में yx से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पूरा फंक्शन। तो yx इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू π/2 है, तो y की वैल्यू 0 है। समझ गए क्या? आगे और डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो। और आराम से, मैंने पहले ही कहा हुआ है, मजे से बैठा करो, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स होके सुनो। अब सुनो, क्या आंसर ही आ गया। लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने वाली हैं, जैसे सेकंड मेथड। किस बात का? कि कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो log c ना लिखना चाहे तो क्या होगा? तो क्या आंसर सेम आएगा? वो चेक करें। मैं इस लाइन के बाद दोबारा कर रहा हूं, log 10y इक्वल्स टू माइनस log 10x प्लस में c, ठीक है? log c, अब माइंड में नहीं आया log c लिखना है तो c लिख देंगे। c तो लिखोगे ही ना, एक तरफ कांस्टेंट तो लगाओगे जब इंटीग्रेशन करोगे तो। सही है? अब मान लो इतना लिख लिया आपने, अब ये उधर शिफ्ट किया, log m प्लस log n log mn यानी 10x 10y इक्वल्स टू c। लेकिन अब तो सेम आंसर नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी सब्र करो, थोड़ा सा आराम से देखो, इसका यूज करते हैं। आपको अच्छे से पता है, जब भी हम log को रिमूव करते हैं तो बहुत बार सीखा था आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, दोनों में log रिमूव करते हैं तो इधर वाला नंबर इसके बेस की पावर में आ जाता है। इसका बेस है e, तो क्या होगा? 10x 10y इक्वल्स टू e पावर में c। समझ गए ना? और c क्या है? कांस्टेंट। e क्या है? वो भी कांस्टेंट है, 2.718 इसके अप्रोक्सीमेट होता है तो कांस्टेंट ही ना।
कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आएगा तो एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको tan x tan y इक्वल्स टू k लिख सकते हैं, जहां हमने लेट कर लिया है क्या, k इक्वल्स टू e पावर में c। अब आप चेक कर लो, आंसर सेम ही आ रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या लिखा था। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे बात को? चलो एक बात और सुनो। मान लो किसी को ये लग रहा हो सर इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, थर्ड मेथड। इसको मान लो आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन, इसकी जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, tan y की जगह साइन y अपॉन कॉस y आएगा। तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, साइन y कॉस y। क्यों? इसकी जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और इसकी जगह साइन बाय कॉस, एक कॉस कैंसिल होकर इतना आ जाएगा, इधर आएगा 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका करना है, तो ये बहुत इजी है। कैसे? इसके लिए आपको देखा देखा सा लग रहा होगा कुछ कि सर ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। यस, वेरी गुड। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, सही है ना। इसी तरह यहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ये दिख तो रहा है आप लोगों को, 2 बाहर आ जाएगा, सही है। 1 अपॉन साइन 2y बनेगा, ये साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक 2y dy। यहां भी माइनस और 2 बाहर आ गया, यहां भी साइन 2x बनेगा तो वो ऊपर आकर कोसेक 2x dx। आया समझ में? ये दिख तो रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा अब बताओ इसका, मैं थोड़ा यहां से लिख रहा हूं, कोसेक 2y का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, कोसेक वाला इंटीग्रेशन सुना दो। इसके 2 आंसर थे, अगर कोसेक x होता है तो यस लॉग कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, और सेकेंड आंसर था लॉग tan x बाई 2 प्लस सी। लगा तो कोई भी सकते हैं, मैं लॉग 10 वाला लगा रहा हूं, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया लॉग 10 x बाई 2 का मतलब 2y अपॉन 2। ठीक है, मोड भी लगा सकते थे, इधर माइनस में लॉग 10 2x बाय 2 और प्लस में c, शायद यहां दिख नहीं रहा हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस में c भी लिख सकते हैं, लॉग c भी लिख सकते हैं, सही है ना। अब ये बिल्कुल डिट्टो यही बन गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, लॉग 10y हो रहा, माइनस में लॉग 10x ये रहा, प्लस में लॉग c ये रहा, मतलब इसके बाद ये आंसर सेम आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन वही आ जाएगा। समझ आई क्या बात मेरी बेटा? लेकिन इसमें टाइम बहुत लग गया, लेकिन मुझे तो ये दिखाना था कि अगर माइंड में नहीं आए इंटीग्रेशन तो थोड़ा बहुत चेंज करके इस तरह हो जाता है। ठीक है, क्लियर है अब अच्छे से? अब नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट पार्ट चेक करो। थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन से में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, e रेज टू पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू पावर x x स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। देखो पूरे क्वेश्चन में फिर वही बात है, वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाए फिर तो ये मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो चेक करते हैं, हम पहले किसी भी नंबर को जैसे इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, e पावर x tan y dx, किसी को भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो -1 माइनस ई रेज टू पावर x x स्क्वायर y dy। क्लियर है इतना? अच्छा, ये जो माइनस का सिंबल है इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं भी करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, और y और x सेपरेट करने, तो ध्यान से देखना, जहां पर dx है आप कोशिश करो x वाले उधर लेके आओ, क्योंकि आपने अगर गलती से ऐसा किया कि dx को डिवाइड में ले गए तो फिर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तब होता है जब fx dx हो, अपॉन में dx हो तब नहीं। ठीक है, तो इसको डिवाइड में कभी मत लेके जाना, इसको आप न्यूमरेटर में ही रखना। तो tan y इधर लेकर आ रहे हैं और ये पूरा नंबर इधर ला रहे हैं, तो e पावर x, ये जो नंबर है इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके e पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं, और साथ में क्या आएगा dx, इधर है सेक स्क्वायर y अपॉन में tan y dy। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? ओके, इतना आने के बाद अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान से सुनो, पहले चेक तो कर लो क्या कि वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं।
चेक करो, इधर सब जगह y आ गया, इधर सब जगह x आ गया, मतलब वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। चलो चेक करो, इस साइड इंटीग्रेशन, मैं एक काम करूं, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं, ये इंटीग्रेशन वाला जो स्टेप है ना, ये मैं यहीं पे कर देता हूं। ये देखो, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो? यस, वेरी गुड। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो फायदा हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो दोनों जगह सेम मेथड log fx वाला लगेगा, मतलब log e पावर x माइनस 1, और इधर आएगा log 10y, प्लस में आ जाएगा log c। log c क्यों, वो आपको मैं बता चुका हूं, आपकी मर्जी है, आप c लिखोगे तो भी आंसर आएगा, और अगर आपको दिख रहा है कि सारे log की फॉर्म में है तो log c लगा लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो कैसे करेंगे, log e पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू log m, ठीक है, प्लस में log n, log m प्लस log n, log mn, mn का मतलब c इंटू 10y, ठीक है, बोथ साइड log से log रिमूव हो जाएगा तो e पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू c 10y। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके आगे देखो, आंसर कैसे पता लगा कि आया या नहीं, अगर आपने डेरिवेटिव को रिमूव कर दिया तो इसका मतलब आंसर आ गया। और एक बात और ध्यान रखना, क्या कि -1 है, जैसे इसको इधर शिफ्ट किया, c को डिवाइड में ले गए, 10y को उधर लिखा डिवाइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमने डेरिवेटिव हटाना था वो हट गया। तो नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और जनरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें c प्रेजेंट है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। अगर कंडीशन गिवन हो तो c की वैल्यू आ जाएगी, जिससे पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एक्चुअल में जो कंसेप्ट अभी आपने सीखा था ना, वो जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसी पर बेस्ड है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। हालांकि फोर्थ ऑर्डर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपको नहीं पूछा जाएगा, वो आपके सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाला ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर एमसीक्यूज में, कि अगर फोर्थ ऑर्डर है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, ये आपको पता है अच्छे से, उसमें टोटल, यस बिल्कुल सही, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसका 4 टाइम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तो आपने देख ही लिया, सेकंड होता तो 2 टाइम करना पड़ता, तो 2 कांस्टेंट आते आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फिर 3, फिर 4, तो फोर्थ ऑर्डर है तो इसका मतलब टोटल 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। बस आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करो, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यस, बिल्कुल गलत। अगर किसी के माइंड में 3 आ रहा है तो गलत है। क्यों? थर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है ना, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 होएगा, थर्ड ऑर्डर है तो 3 होएगा। सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप आराम से पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर यहां जनरल सॉल्यूशन वर्ड होता फिर इसका आंसर 3 होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको पुट कर देते हैं, मतलब उसमें कांस्टेंट बचता ही नहीं है ना, वो वहां से रिमूव हो जाता है। तो ऐसा ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो, नहीं तो फिर उसको पर्टिकुलर बोलेंगे नहीं, फिर तो उसको जनरल बोल देंगे ना। इसीलिए कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछे तो हमेशा 0 होंगे, चाहे ऑर्डर जो मर्जी हो। अगर इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो इसका आंसर भी 0 वाला ही होता। अब समझ गए अच्छे से? इसको नोट कर लो आप लोग। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या प्रैक्टिस कर लेना। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, फिर उसके आगे 2 मेथड्स अभी और भी रिमेनिंग है, वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।